हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा में गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। बट गार्बेज कलेक्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं। देखो, गार्बेज कलेक्टर के आपके पास काफी तरह के टाइप्स होते हैं और हर गार्बेज कलेक्टर के पास अपना एल्गोरिथम होता है जिसका यूज करके वो अपने काम को परफॉर्म करता है। अब ओरेकल, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो हर एक साल पे जावा का नई वर्जन करता रहता है, तो हर जावा वर्जन के हिसाब से जो आपका जो बेसिकली गार्बेज कलेक्टर का टाइप होता है वो भी चेंज होता रहता है। किसी में कुछ और यूज हो रहा होगा, किसी जावा वर्जन में कुछ और यूज हो रहा होगा। तो ये जो टाइप ऑफ गार्बेज कलेक्टर है और जो इनके एल्गोरिथम है, ये मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको जावा 8 पढ़ाऊंगा। अभी मैं जावा 7 का स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो जावा 8 आपके किसी काम की नहीं है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। ठीक। इससे पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। ये वीडियो देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीप मेमोरी क्या होती है। अगर आपको हीप मेमोरी नहीं पता तो आप पहले मेरी हीप जावा की जो मेमोरी वाली वीडियो है वो देख लो। मैं लिंक उसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और एक आपको पता होना चाहिए कि जेवीएम क्या होता है। जेवीएम ऐसे जावा वर्चुअल मशीन होता है। ठीक, आप जब भी अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हो तो ये जो आप मेन मेथड देख रहे हो ना, इसको जेवीएम कॉल करता है। और भी जेवीएम के अपने अपने फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करता है। तो मैं उसकी वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप जेवीएम समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये दो प्री रिक्विजिट हैं इस वीडियो को समझने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझो कि जावा में गार्बेज कलेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो क्या होता है, आपको पता है, आप अपने पीसी पे जो भी काम करते हो वो क्या यूज करता है, आपकी मेन मेमोरी रैम को यूज करता है, राइट। वो जो मेमोरी होती है वो तो फिक्स होती है आपकी, किसी के सिस्टम में 16 GB हो सकती है, किसी के पास 4 GB हो सकती है। ठीक। तो जब आप अपने जावा प्रोग्राम को रन करोगे तो जेवीएम क्या करता है, आपके रैम का कुछ पोर्शन वो रिजर्व कर लेता है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है। मान लो आपके पास 16 GB रैम है, तो जेवीएम ने क्या किया, 2 GB रैम को रिजर्व कर दिया जावा प्रोग्राम के लिए। अब क्या करेगा जेवीएम, उस 2 GB रैम को भी वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उनमें से एक पार्ट होता है आपका हीप मेमोरी। ठीक है। अब आपके पास हीप मेमोरी मिल गई आपको। मान लो उस हीप मेमोरी का साइज है, लेट सपोज 500 MB। ठीक। अब जब आप कभी काफी हाई लेवल की एप्लीकेशन बनाते हो, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हो या काफी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो, लेम टर्म्स में बोलूं तो उसमें आपके बहुत सारे क्लासेस होंगे, राइट। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको अपने नॉन स्टैटिक मेथड या जिसको इंस्टांस मेथड कहते हो, या आप जो भी वेरिएबल्स बनाते हो, इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हो या नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाते हो, बेसिकली वो सब कुछ आपका हीप मेमोरी के अंदर ही आता है। ठीक है। तो जब भी मैं जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बना रखा है लाइन नंबर 5 पे 6 7 पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये मेरे हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है। अब आपके पास कितनी थी, 500 MB ऑफ हीप मेमोरी थी। मान लो आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी क्लासेस हैं, लेट सपोज 1000 क्लासेस हैं या 500 क्लासेस हैं, एक्सट्रीम लेवल मान लो। और आप क्या कर रहे हो, अब सब में आपकी क्लासेस बनी हुई है, हर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट तो आपकी हीप मेमोरी में जाएगी। तो जिस टाइम पे आपका हीप मेमोरी फुल हो जाएगा, उस टाइम पे आप बेसिकली नए ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे। कहने का मतलब, मैं जो भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो मेरी हीप मेमोरी के अंदर जा रही है। अब हीप मेमोरी की भी तो अपनी लिमिटेशन है ना, कि उसके पास तो 500 MB ऑफ कैपेसिटी है। वो उससे ज्यादा के वो बेसिकली उससे ज्यादा अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, कि भाई मेरी मेमोरी फुल हो गई, मैं और ज्यादा चीजें स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर मान लो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना दिए और सारे आपकी हीप मेमोरी में चल गई, अब आपकी हीप मेमोरी हो गई फुल, तो आपकी एप्लीकेशन तो डाउन हो जाएगी। रीजन, क्योंकि आप नए ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा, आपका जो भी कोड होगा, कोड नए ऑब्जेक्ट बना नहीं पाएगा। तो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो चलेगा नहीं, वो प्रोग्राम चलेगा नहीं तो आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा।
और उससे भी पहले जो आपकी हीप मेमोरी है वो आपको एरर दे देगी, मेमोरी आउट ऑफ, बेसिकली आउट ऑफ मेमोरी एरर वो आपको थ्रो कर देगा। तो एप्लीकेशन आपकी हो गई खत्म। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आपका गार्बेज कलेक्टर आता है। देखो गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज क्या होता है, कूड़ा होता है बेसिकली, राइट। तो नाम से ही समझो कि गार्बेज को कलेक्ट करेगा। तो क्या होगा, अब आपके हीप मेमोरी में क्लास के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, राइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने काफी देर तक यूज नहीं किया होगा, ठीक है, या फिर जिन ऑब्जेक्ट्स में आपकी नल वैल्यू होगी, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर देगा, ताकि आपके हीप मेमोरी में स्पेस फ्री किया जा सके, सो दैट आपके नए ऑब्जेक्ट बन सके आपके हीप मेमोरी में। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। दोबारा बताता हूँ, गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, मेरी हीप मेमोरी के अंदर जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है, या जिन ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल है, जो मैंने काफी समय से यूज नहीं किए हैं, गार्बेज कलेक्टर उन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करके हीप मेमोरी का जो स्पेस है वो फ्री करेगा, ताकि और ऑब्जेक्ट्स मेरे जावा प्रोग्राम के उस हीप मेमोरी में जा सके। ठीक है, तो ये काम होता है आपके गार्बेज कलेक्टर का। अब देखो क्या होगा, तो गार्बेज कलेक्टर कौन कॉल करता है। देखो गार्बेज कलेक्टर जो होता है आपका, हमेशा जेवीएम कॉल करता है। ठीक है, कभी भी आप कोई कोड लिखोगे ना, तो वहां पे आपको खुद से गार्बेज कलेक्टर कॉल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जावा जो होता है, गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो खुद हैंडल करता है। वो खुद से जेवीएम चेक करेगा कि अच्छा मेरी हीप मेमोरी फ्री, ओ मेरी हीप मेमोरी जो है बेसिकली फुल होने वाली है क्या, तो चलो गार्बेज कलेक्टर का मैं प्रोसेस चला के मैं जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है मैं उनको क्लीन कर देता हूँ, ताकि मेरी मेमोरी फ्री हो जाए। दूसरा पॉइंट, गार्बेज कलेक्टर कब चलेगा, ये एज अ प्रोग्रामर आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये जेवीएम खुद डिसाइड करता है कि उसको गार्बेज कलेक्टर कब चलाना है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको दो पॉइंट बताए। गार्बेज कलेक्टर आपका जेवीएम चलाता है। दूसरा, जेवीएम कब कॉल करेगा गार्बेज कलेक्टर को, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जेवीएम डिसाइड करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एज अ प्रोग्रामर अगर आप गार्बेज कलेक्टर कॉल करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जेवीएम पे डिपेंड करता है कि वो गार्बेज कलेक्टर को चलाएगा या नहीं चलाएगा। रीजन, क्योंकि जब जेवीएम कॉल करेगा ना गार्बेज कलेक्टर के प्रोसेस को, तो वो एक कमांड होगी कि तुमको चलना ही चलना है। बट एज अ प्रोग्रामर अगर आप कॉल करते हो गार्बेज कलेक्टर को, तो वो एक रिक्वेस्ट होगी। ठीक है, और रिक्वेस्ट तो कोई, आप किसी से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी मर्जी है, वो एक्सेप्ट कर गया डिनाई करेगा। सेम चीज आपके प्रोग्राम में है, अगर आपने खुद से गार्बेज कलेक्टर कॉल किया, तो जेवीएम के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट कर गया डिनाई करेगा। ठीक है, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। तो चलो प्रोग्राम को समझते हैं कि यहाँ पे मैंने बेसिकली किया क्या है। अच्छा, उससे प्रोग्राम समझने से पहले एक चीज देख लो, कि अगर आपको गार्बेज कलेक्टर कभी भी कॉल करना हो, वैसे नॉर्मली एज अ प्रोग्रामर आप नहीं करते अपने कोड में, जस्ट ये फॉर लर्निंग पर्पज बता रहा हूँ, हम जब भी गार्बेज कलेक्टर को कॉल करते हैं तो वो सिस्टम डॉट जीसी मेथड से करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर 14 पे मैंने सिस्टम डॉट जीसी मेथड लिखा है। तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेरा गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है। ठीक है, बट आपको ये भी पता है कि एज अ प्रोग्रामर, क्योंकि मैं गार्बेज कलेक्टर कॉल कर रहा हूँ, तो ये रिक्वेस्ट है। अब ये जेवीएम के ऊपर है कि वो गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है या नहीं करता। बट जब जेवीएम खुद से इस मेथड को कॉल करेगा, तो वो कमांड होगी और गार्बेज कलेक्टर को चलना ही पड़ेगा। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो हमने क्या किया, एक मेन मेथड लिया, क्योंकि हमारे हर जावा प्रोग्राम में मेन मेथड होता है, तो इसमें भी हुआ। यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए अपने क्लास के। ओके, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। अब मैंने आपको क्या बताया था, कि गार्बेज कलेक्टर जो होता है उन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करेगा कि हीप मेमोरी से स्पेस फ्री करने के लिए, जो कि काफी समय से यूज ना हुए हो, या फिर जिनकी वैल्यू नल हो, राइट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अब नल कर दिया। ऑब्जेक्ट वन की वैल्यू नल हो गई, टू की वैल्यू नल हो गई, थ्री की वैल्यू नल हो गई। लाइन नंबर 14 पे सिस्टम डॉट जीसी मेथड का यूज करके मैंने क्या किया, गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर दिया।
ठीक है। अब देखो, जब गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है तो वो क्या करता है, वो इस फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब आप सिस्टम डॉट जीसी मेथड को रन करोगे तो वो इस फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। ठीक है। ये फाइनलाइज मेथड जो होता है आपके ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। हमेशा याद रखना, फाइनलाइज मेथड जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि फाइनलाइज मेथड कौन सा क्लास में होता है। तो ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, और ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, सुपर मोस्ट क्लास होती है जावा में। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो देखो, अब हमने क्या किया, क्योंकि ये मेथड तो मेरे ऑब्जेक्ट क्लास में है, तो हमने क्या किया, इस मेथड को ओवरराइड कर लिया। और ओवरराइड करके क्या किया, इसके अंदर का लॉजिक मैंने चेंज कर दिया। क्योंकि आपको पता है, ओवरराइड हम किसी भी मेथड को करते हैं तो हम उसके अंदर अपना कस्टम लॉजिक दे सकते हैं, राइट। तो क्योंकि ये मेथड जो है मेरा ऑब्जेक्ट क्लास में था, तो मैंने क्या किया, इस मेथड को ओवरराइड करके इसके अंदर अपना कोड डाल दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी। ठीक है। ताकि जब ये सिस्टम डॉट जीसी चलाऊं मैं, तो एज अ डेमो पर्पस मैं आपको दिखा पाऊं कि सिस्टम डॉट जीसी मेथड जब मैं चलाऊंगा तो यही मेथड कॉल होगा मेरा। अगर मैं इस मेथड को ओवरराइड नहीं करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा ऑब्जेक्ट क्लास का फाइनलाइज मेथड को कॉल कर देगा। ठीक है। फिर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पाएगा कि मेरा गार्बेज कलेक्टर चला या नहीं चला। ठीक। तो जब भी आप अपने गार्बेज कलेक्टर कॉल करते हैं तो आपका फाइनलाइज मेथड कॉल होगा। फाइनलाइज मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, बट क्योंकि मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जब सिस्टम डॉट जीसी को मैं चल जब ये सिस्टम डॉट जीसी मेथड को जब मैं रन करूंगा तो मेरा फाइनलाइज मेथड ही चलेगा, तो मेरे को इसको ओवरराइड करना पड़ा। ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखो, सिस्टम डॉट जीसी जब एग्जीक्यूट होगा, जब लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट होगा, तो ये फाइनलाइज मेथड चलेगा और ये क्या प्रिंट कर देगा, गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूटेड एंड ऑब्जेक्ट रिमूव। ठीक। तो चलो अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो देखो, मैंने अभी आपको ये कहा था कि जब एज अ प्रोग्रामर मैं गार्बेज कलेक्टर को कॉल करूंगा तो रिक्वेस्ट करती है। नाउ ये जेवीएम के ऊपर है कि वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके गार्बेज कलेक्टर चलाता है या नहीं चलाता। इस केस में उसने चला दिया। ठीक है। बट ये एज अ रिक्वेस्ट ही होती है, क्योंकि आप जब भी प्रोग्रामर गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा तो वो हमेशा रिक्वेस्ट कहलाती है। और जब जेवीएम गार्बेज कलेक्टर को कॉल करेगा तो वो हमेशा कमांड कहलाती है। तो कमांड तो माननी पड़ती है, रिक्वेस्ट भले माने या ना माने। तो क्योंकि इस केस में हमारा एक्सेप्ट हो गया, तो आपका क्या हुआ, गार्बेज कलेक्टर चल गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी आपको पता है कि मेथड कॉल कैसे करते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम लगाते हैं। बट देखो, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी फाइनलाइज मेथड को मैंने नहीं कॉल करा रखा कस्टम से। मैंने कहीं पे ऐसा लिखा भी इस तरह से मेथड नहीं लिखा हुआ था। ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मेथड लिख देता तो ये मेरा एज अ नॉर्मल मेथड बिहेव करेगा। बट हमें फाइनलाइज मेथड को कॉल नहीं करना, ये गार्बेज कलेक्टर का काम है। तो सिस्टम डॉट जीसी ही आपका फाइनलाइज मेथड को हमेशा कॉल करता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक्सप्लिसिट कॉल नहीं लगा रखी है, आप देख लो कोड को खुद से। कहीं पे भी मैंने एक्सप्लिसिटली फाइनलाइज मेथड को कॉल नहीं करा रखा, मैंने सिस्टम डॉट जीसी ही यूज किया है बस। और सिस्टम डॉट जीसी ही आपका इंटरनली फाइनलाइज मेथड को कॉल करके आपका गार्बेज कलेक्ट कराता है। ठीक है। तो जब हमने इसको चलाया तो हमें क्या प्रिंट हुआ, पहले गार्बेज कलेक्शन रिक्वेस्टेड। ऑब्वियस सी बात है, लाइन नंबर 15 जब एग्जीक्यूट हुआ तो लाइन नंबर 17 ही एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट ने प्रिंट किया गार्बेज कलेक्शन रिक्वेस्टेड। इसके बाद जब आपने सिस्टम डॉट जीसी को कॉल कर दिया और आपको फाइनलाइज मेथड चला, तो यहाँ पे देखना 3 ऑब्जेक्ट थे मेरे पास। ठीक है। और तीनों की वैल्यू मैंने नल सेट की थी। तो मैंने तो यहाँ पे सिस्टम डॉट जीसी को एक बार लिखा है, तो उसको तो फाइनलाइज मेथड एक ही बार चलना चाहिए। बट ये गार्बेज कलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्योंकि गार्बेज कलेक्टर को 3 ऑब्जेक्ट मिले जिनकी वैल्यू नल थी, तो गार्बेज कलेक्टर 3 बार कॉल हुआ खुद से और उसने इन तीनों वैल्यू को रिमूव कर दिया हीप मेमोरी से और आपकी हीप मेमोरी फ्री कर दी। इसलिए आपका ये लाइन जो है प्रिंट हुआ, गार्बेज कलेक्टर एग्जीक्यूटेड एंड ऑब्जेक्ट रिमूव। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इस वाले प्रोग्राम से ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया कि मेरे अगर ऑब्जेक्ट नल है या फिर काफी टाइम से अनयूज नहीं हुए, तो गार्बेज कलेक्टर जो होगा उन ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करेगा। इस केस में मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है जिनकी वैल्यू नल थी, तो गार्बेज कलेक्टर खुद से 3 बार चला है। बेसिकली मैंने तो बस एक बार कॉल किया सिस्टम डॉट जीसी मेथड को,
बट ये जो फाइनलाइज मेथड है ये 3 बार चला। क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट थे जिनकी वैल्यू नल थी, और इस फाइनलाइज मेथड ने इन तीनों ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दिया और मेरी हीप मेमोरी को फ्री कर दिया। ठीक है? सो आई होप आपको गार्बेज कलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। सो एक बार और एक क्विक रिकैप दे दूं। गार्बेज कलेक्टर क्या होगा? हीप मेमोरी में जो भी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होंगे उनको रिमूव करके हीप मेमोरी फ्री करता है ताकि मेरे नए ऑब्जेक्ट्स बन सके। एज अ प्रोग्रामर अगर मैं सिस्टम डॉट जीसी मेथड का यूज करके गार्बेज कलेक्टर को कॉल करूंगा तो वो मेरी रिक्वेस्ट होती है, और वो जेवीएम के ऊपर है कि वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मेरा गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है या नहीं करता। पर जब जेवीएम खुद से सिस्टम डॉट जीसी का यूज करके गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है तो वो कमांड होती है और वो गार्बेज कलेक्टर चलेगा ही चलेगा। गार्बेज कलेक्टर आपका फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है, और फाइनलाइज मेथड आपका ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है। ठीक है? आप कभी भी खुद से गार्बेज कलेक्टर को कॉल नहीं कराते प्रोग्राम में, क्योंकि जावा जो होता है बेसिकली जो आपका जेवीएम है वो खुद से डिसाइड करता है कि उसको गार्बेज कलेक्टर कब चलाना है और कितनी बार चलाना है। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये जेवीएम के ऊपर है, वो खुद डिसाइड करता है। ठीक है? सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।